Hello guys, and hi, welcome to PK Pado. My name is Pravesh, and I am the curator of this series called NCRT Distilled. Or the topic in question that we were discussing earlier was religious movement in ancient India. Religious movement, वैदिक रिलीजन के बाद और किस तरीके के मूवमेंट आए, हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। जैनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या जैनिज्म कैसे डेवलप हुआ, और स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या कारण थे कि नए रिलीजन्स को आना पड़ा, बेसिकली डेवलपमेंट में आए नए रिलीजन। कुछ लोग नाराज थे पुराने रिलीजन से, जो वैदिक रिलीजन चल रहा था, तो उन्होंने नया रिलीजन डेवलप करने की कोशिश की और ये सारे रिलीजन्स आए। बिफोर दैट आई वुड like to state this again कि please download the notes from my telegram that is @PKPadho and please subscribe to the YouTube। मैं इसी टाइप का कंटेंट लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा हमेशा कि बेटर से बेटर ही दे सकूँ, और जो वीडियोस की क्वालिटी है और मेरे नोट्स की और मेरे पढ़ाने के तरीके की जो क्वालिटी है वो हमेशा यहाँ से ऊपर ही जाए, नीचे ना गिरे। ये इस चीज़ की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। It would be really helpful for me so that I can be much motivated to give you best of the best teaching experience. Alright, तो हम जो आज करने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू मैनी एग्जाम्स, बट स्पेसिफिकली टू यूपीएससी। यूपीएससी इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता है। ये टॉपिक आता ही है हर साल, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आएंगे। तो जो टॉपिक है इसका नाम है बुद्धिज़्म। ये हमारा लेक्चर 12 है सीरीज़ का, और बुद्धिज़्म की हम बात करेंगे इस टॉपिक में। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अड्यू, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यानी रिलेटिवली, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम बातें जो है लेक्चर के बाद करेंगे। ऑलराइट, बुद्धिज़्म जो है, जो ये आपका 6th सेंचुरी BC यानी सिमिलर टू जो आपका जैनिज्म जब आया था उसी टाइम पे ये भी डेवलप होना शुरू हुआ था। Apparently, Buddha and Mahavira कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। ऑलराइट, apparently एक टाइम पे दोनों पैरेलली उस रीजन में एक्सप्लोर करते थे। एक चैलेंज एंड इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टिंग सोशल रिलीजियस ऑर्डर, जो कि आपका चल रहा था, जो आप जानते ही हैं, वैदिक रिलीजन जो चल रहा था। It was founded by गौतम बुद्धा आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, और निर्वाणा बोलते हैं क्या इसको। ऑलराइट, गौतम बुद्धा के बर्थ जो है, यानी किस तरीके से, कहाँ से वो आए, उनका ओरिजिन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। असली नाम सिद्धार्थ था इनका, लेटर नोन एज गौतम बुद्धा। 1563 BC में इनका जन्म हुआ, एंड बिलोंग टू शाक्य क्षत्रिय क्लैन। ओके, ये शाक्य से थे। बर्थ प्लेस लुम्बिनी है इनका, नियर कपिलावस्तु, जो कि आजकल नेपाल में है, पिपरवाह जिले में। फादर शुद्धोधन, इलेक्टेड रूलर ऑफ द शाक्य रिपब्लिकन क्लैन। ऑलराइट, मदर माया थी इनकी, जो कि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनका देहांत हो गया था। शी पास्ड अवे। फॉस्टर मदर थी इनकी महाप्रजापति गौतमी। इन्हीं गौतमी के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है, गौतमी जो थी, जो ये थी, ये ही पहली थेरी भी थी, थेरी, फर्स्ट फीमेल नन ऑफ बुद्धा संघ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेस सिद्धार्थ आफ्टर मायाज डेथ। अर्ली लाइफ किस तरीके से रही, काफी होशियार बालक थे सिद्धार्थ, और उन्होंने जो था ये शादी कर ली थी, पर उसके बाद उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ दिया 29 साल की उम्र में। क्यों छोड़ा, क्या कारण था? एक बार सिद्धार्थ, आपने वो सारी कहानी सुनी होगी, सिद्धार्थ एक बार चुपचाप
अपने पिताजी को बिना बताए महल से चले गए 29 साल के वर्ष में, अपने चैरिएटर यानी जो उनका रथ, अपने रथ में बैठ के उसके साथ चले गए। तो उससे जब वो रास्ते में थे तो उन्हें 4 साइट्स दिखी, उसे 4 साइट्स बोलते हैं। तो 4 दृश्य दिखे जिन्होंने उनके मन में ये जगाया कि यार ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे सच्चाई की खोज में निकलना चाहिए। तो 4 साइट्स थी, वो क्या थी? एक ओल्ड मैन था, एक बीमार आदमी था, एक डेड बॉडी दिखी थी और एक एसेटिक या होली मैन दिखा था, साधु। तो ये चीज़ें देख के वो इंस्पायर हुए कि दुनिया में क्या है, दुख ही तो है। तो दुख को भोगने की जब ज़रूरत है मुझे, जब दुख ही है जीवन में, तो दुख भोगा क्यों ना जाए, तो चलो निकल पड़ते हैं। और वो दुख का कारण क्या है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये भी खोज थी उनकी। तो क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े वो। तो 5-6 साल घूमे, 6-7 साल। 35 साल की उम्र में उन्हें एनलाइटनमेंट मिला अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया। ऑलराइट। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा द एनलाइटेंड वन। पहला सरमन कहाँ दिया था इन्हें? सारनाथ में। पहली जो उन्होंने अपनी ज्ञान की बात जहाँ रखी थी वो सारनाथ था। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द मिशन टू स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स। प्रीचिंग करिए किस तरह से चला कि इन्होंने ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली अपनी डॉक्ट्रिन को समझाने के लिए दुनिया में, यानी उस जगह पे। कंटिन्यूड प्रीचिंग फॉर अबाउट 40 ईयर्स आफ्टर एनलाइटनमेंट। और सिर्फ बारिश के सीजन में ये बैठते थे, यानी एक जगह पे विहार जो बोलते हैं हम, वहाँ जाके रुकते थे। महापरिनिर्वाण जो डेथ है इनकी 80 साल की उम्र में हुई 483 बीसी में। कहाँ पे? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में है जो। अब बुद्धिस्ट मोनास्टिक आर्किटेक्चर जो उन्होंने बनाया था वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आर्किटेक्चर जो था कि किस तरीके से लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे और किस जगह पे रहेंगे। तो पहली जो जगह है उसे हम बिहार कहते हैं। जो बिहार स्टेट है उसका नाम बेसिकली यहीं से आया है, लोकल प्रोनाउंसिएशन है बिहार, बिहार का। तो बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, बिहार एंड ईस्टर्न यूपी में। तो रेसिडेंशियल मोनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, जो विहार होता है वो रेसिडेंशियल मोनेस्ट्री होती है, यहाँ पे लोग रुकते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। प्लेस वेयर भिक्खूस, मॉन्क्स एंड भिक्खुनीस वही लिव्ड एंड स्टे। चैत्या फिर एक चीज होती है, ये प्रेयर एंड वर्शिप हॉल होता है बुद्धिस्ट का। ठीक है। डॉक्ट्रिन्स हैं फिर कुछ बुद्धिज्म की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये लोग फॉलो क्या करते हैं। बेसिकली बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं इन्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे वहाँ पे हमने जैनिज्म पढ़ा था 5 महाव्रत है, वैसे यहाँ पे क्या है? तो 4 नोबल ट्रुथ्स या आर्य सत्य बोला जाता है। ठीक है। तो 4 नोबल ट्रुथ्स है आपके। दुख, पहला सफरिंग, दुख है इस दुनिया में, ये बात पता होनी चाहिए सबको। ठीक है। फिर समुदाय, कॉज ऑफ सफरिंग, जो आपके बिलोंगिंग्स है, जो आपका परिवार है, जो आपका एसोसिएशन है लोगों से, क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे तो वो सबसे पहले जो एक आदमी करता है अगर वो किसी से मिलता है तो सबसे पहले अपना दुख बताने की कोशिश करता है कि यार मुझे ये समस्या है। तो आप दूसरे का जब दुख जानते हो तो आपको भी दुख होता है। तो ये एक दुख का कारण है समुदाय। डिजायर, क्रेविंग फॉर द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोस, कि भैया तुमको दुख क्या है, तुम बताओ तो तुमको समस्या क्या है। तो ये समुदाय का पार्ट है। फिर एक निरोध, सिसेशन ऑफ सफरिंग। तो सफरिंग जो है, आपकी तकलीफ है, वो खत्म हो सकती है कब? जब आपकी डिजायर ही मर जाए। जब आपको कोई कुछ जो, जैसे मान लो आपको कोई चीज चाहिए पर वो आपको नहीं मिल रही, तो आपके दुख का कारण है। बहुत सारे लोगों को अपना प्यार नहीं मिल रहा है, बहुत सारों को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारों को पैसा नहीं मिल रहा, तो ये दुख का कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वो जो इच्छा है उसी को मार दिया जाए। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय कॉन्करिंग डिजायर्स, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा लीड्स टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। जब एक बार आदमी को आत्मबोध हो जाता है, निर्वाणा में आत्मबोध हो जाता है, तब आदमी इन डिजायर से बाहर निकल जाता है कि हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं है, वो पाने की मेरे अब कोई इच्छा भी नहीं है। और चौथा है मार्ग या मग्गा। मग्गा होता है आपका पाली में, हिंदी में बोलेंगे तो मार्ग हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे तो पाथ हुआ। देयर एग्जिस्ट अ पाथ थ्रू विच सफरिंग कैन बी एंडेड। कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा जिससे ये दुख जो है कम किया जा सके। तो क्या रास्ता है वो? तो वो रास्ते की तलाश भी इसमें आती है। निर्वाण की बात करते हैं। निर्वाण इज अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मुक्त हो जाना इस पार्ट से कि मेरा फिर से जन्म होगा और मुझे फिर से ये दुख झेलने के लिए आना पड़ेगा। तो इस बात से अगर आप मुक्त हो गए तो बाहर निकल जाते हो आप इस साइकिल से। इट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमिनेटिंग डिजायर्स एंड क्रेविंग्स। According to Buddha, Nirvana is achieved through Ashtangika marg or 8-fold path.
बुद्ध बोलते हैं कि मेरे अष्टांगी का मार्ग को अगर अब तुम फॉलो करोगे तो तुमको निर्वाण की प्राप्ति जल्द से जल्द होगी। अब अष्टांगी का मार्ग क्या है? द पार्ट डिस्क्राइब बाय बुद्धा फॉर अटेनिंग निर्वाण, और इसके कुछ जो पार्ट्स है वो ये है कि राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो ये 8 पार्ट मिलके बनाते हैं आपके अष्टांगी का मार्ग, और जो इस पार्ट को फॉलो करता है ही कैन रीच निर्वाणा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अष्टांगी का मार्ग ऑल्सो का एक और मतलब होता है मध्यम मार्ग। ये बहुत ज्यादा एक पार्ट की तरफ झुकाव नहीं रखता, पर ये गलत चीजों को भी प्रमोट नहीं करता। ये बोलता है एक सीधा रास्ता लेके चलिए आप, जिसमें दोनों चीजें साथ साथ चले। बिल्कुल ये मत करिए कि सब कुछ छोड़ के हम एक तरफ बढ़ जाए, ना सही सब कुछ पानी की तरफ दौड़े। एक ऐसा रास्ता अपनाइए जिसमें सब बराबरी से मिलता भी रहे और छूटता भी रहे आपके हाथों से, तो आपको चीजों का दुख ना हो। Following this path leads to attainment of nirvana. A person who follows the eightfold path does not require the intervention of priest to attain salvation. इन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किया यहाँ पे कि जो प्रीस्ट लगते थे वैदिक जो रिलीजन में लगते थे, उनका सिस्टम खत्म हो गया। अगर मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा तो मुझे वैदिक पार्ट में आने की और मुझे किसी प्रीस्ट से पूजा कराने की या भगवान से मिलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ना बंद हो गई। एक होता है प्रतित्य समुत्पदा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये एक डॉक्ट्रिन है इसकी बुद्धिज्म की, जो भी कहती है इट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। कहा जाता है बुद्ध को बुद्ध के जन्म से पहले करीब 150 करोड़ बार जन्म लेना पड़ा। 150 करोड़ बार। जब वो बुद्ध के रूप में यहाँ आए तब उनको ये समझ में आया, आत्मबोध हुआ कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी पड़ेगी और दुख से दूर होना पड़ेगा, तब जाके मैं ये सब चीजों को पार कर पाऊंगा। उसे कहते हैं प्रतित्य समुत्पदा। द रूट कॉज ऑफ दिस साइकिल इज इग्नोरेंस, अविद्या। जब आदमी को पता ही नहीं है कि वो गलत क्या कर रहा है, जब वो जानता ही नहीं है कि जो मुझे तकलीफ हो रही है वो क्यों हो रही है, तब आदमी को ये रियलाइज होता है, तब आदमी इस बात से दूर हो जाता है कि हाँ अब निर्वाण भी लिया जा सकता है और ये जो दुख का मार्ग है इसे दूर भी भागा जा सकता है, दूर जाया जा सकता है। आदमी सिर्फ दौड़ता रह जाता है, उसकी वजह से पता ही नहीं होता कि करना क्या है। इग्नोरेंस लीड टू सफरिंग एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि आपको निर्वाण चाहिए, तब तक आप उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, और जब तक आप उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं तब तक आपका ये साइकिल जो बर्थ और रीबर्थ का है चलता रहेगा। ये बुद्धिज्म का आइडिया है। फिर एक और आइडिया आता है त्रिरत्ना का, 3 जूल्स ऑफ बुद्धिज्म। याद रखिएगा कि जैनिज्म में भी 3 जूल्स हैं और बुद्धिज्म में भी 3 जूल्स हैं। ओके, तो बुद्धिज्म के जो 3 फंडामेंटल जो रूल्स है वो है बुद्धा द एनलाइटेनमेंट, जो कि गौतम बुद्ध खुद है। फिर धम्मा द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया उसे धम्मा कहते हैं। धर्म जो है धम्मा, और संघ, जहाँ पे मॉन्क्स और जो नन्स है उनका जो ग्रुप है उसे संघ कहते हैं, द कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड फॉलोअर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ तन्हा या क्रेविंग। जब तकलीफ होती है तो हम कुछ चाहते हैं। जब भी किसी आदमी के जीवन में कोई दुख आता है तो वो कुछ ना कुछ चाहता है। अब वो जिस चीज को चाहता है उसी चीज को कहते हैं तन्हा। ओके, तो तन्हा का मतलब ये नहीं है कि अकेला छूट जाना है एक, लेकिन तन्हा का मतलब ये है यहाँ पे बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में कि मैं अगर कुछ चाहता था और वो मुझे नहीं मिला, पर मुझे अभी भी उसकी डिजायर है। जैसे कोई आदमी मान लीजिए किसी स्त्री से शादी करना चाहता था, कोई पुरुष, उससे वो नहीं मिली लेकिन उसे अभी भी उसकी डिजायर है। अगर वो किसी और के साथ है तब भी वो चाहता है कि नहीं वो मेरे साथ। तो वो बहुत सारी चीजें सोचेगा अपने दिमाग में, या ये कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं या उसको किडनैप कर सकते हैं, और ये भी सोच सकता है कि मैं अपने आप को बर्बाद कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, या मैं गलत काम करने लगता हूँ, दारू पीने लगता हूँ, या ये सब करने लगता हूँ अपना दुख भुलाने के लिए। इसे तन्हा कहा जाता है। क्रेविंग जो बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं, वो तन्हा है। Buddha has observed that even when people obtain what they desire, they remain unsatisfied and seek more. इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती किसी की भी। एक चीज अगर आपने पाली तो अब आपको कुछ और चाहिए। आदमी का मोटिव यही रहता है ना, पहले 10वीं कर लो, फिर 12वीं कर लेना, फिर इंजीनियरिंग करके फिर आईएएस बन जाओ। तो डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। आईएएस बनने के बाद मेरे को मेरा पसंद का कार्डर नहीं मिला, मेरे को या मेरे पसंद की डिपार्टमेंट नहीं मिला, बहुत सारी चीजें रहती हैं। उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें रहती है।
दिस एंडलेस क्रेविंग इज कॉल्ड तना, थर्स्ट, प्यास, वो है तना. तना is a major cause of suffering. Buddha taught that the suffering can be overcome through moderation in all aspects of life. आप चाहो चीजों को, बुद्धा कहते हैं जो मध्यम मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है आपका, मध्यम मार्ग, ये कहता है कि बिल्कुल भुला मत दो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना. कोशिश करो, कम लिमिट में कोशिश करो. ऐसा मत करो कि मैं पूरी तरह पागलपन या पूरी फुल्ली पैशन के साथ मैं इसी चीज में घुस जाता हूँ या मैं कुछ बड़ा स्टेप ले लेता हूँ. नहीं, आप करते रहिए चीजें को, और चीजों को आप करोगे तो एक लिमिटेड वे में करिए हर चीज को. मॉडरेशन होना चाहिए हर चीज में. एक और कॉन्सेप्ट है हमारा 10 शिलास का. 10 शिला होता है 10 परसेप्ट्स. तो मॉरल परसेप्ट्स यानी अगर मैं इस चीजों को फॉलो करूंगा तो मैं एक सही रास्ते पे चलने के लायक हूँ. मैं ये सही रास्ता चलने के लिए मुझे ये 10 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी. तो वो 10 चीजें क्या है? डू नॉट टेल लाइज, डू नॉट स्टील, ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, डू नॉट एक्वायर गोल्ड और सिल्वर, ऑब्जर्व नॉन वायलेंस, डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, डू नॉट यूज फ्लावर्स, सेंट्स और परफ्यूम्स, डू नॉट टेक फूड आफ्टर मिड डे, अवॉइड कंफर्टेबल बेड्स एंड लग्जरी लिविंग. ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तब आप इस रास्ते की तरफ चढ़ पड़ेंगे. ठीक है. अब कुछ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं. एक होता है अनिका, जैसे कहा जाता है इम्परमानेंस, कि ये दुनिया जो है ये बस स्टैंड की तरह है. हम एक जगह से आए थे, हम यहाँ पे रुके, हम बस का इंतजार कर रहे हैं, हमको दूसरी जगह जाना है. नथिंग इज परमानेंट. तो ये दुनिया हमको छोड़ के जानी ही है एक दिन. द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नथिंग रिमेन्स परमानेंट. ओके. उसके बाद है अन्यता, नॉन सेल्फ. अन्यथा बोलता है द वर्ल्ड इज सोलेस, जस्ट लाइक योर एक्स. द वर्ल्ड इज सोलेस. और देर इज नो परमानेंट इटर्नल सेल्फ और सोल. सोल में भी और हमारी खुद, आप खुद सोचिए, जाओ 10 साल पहले थे क्या, आज आप वो हैं. चीजें बदल गई ना. 10 साल पहले आपको प्ले स्टेशन चाहिए था, आज आपको एक कार चाहिए. चीजें बदल गई. तो कुछ भी चीज एक जगह पे नहीं रुकती. सेल्फ जो है बेसिकली इट इज नॉट सेल्फ, इट इज समथिंग दैट चेंजेस. योर सेल्फ चेंजेस विद टाइम. नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. तो ये दो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट हैं इनके. जो कोर डॉक्ट्रिन है बुद्धिस्ट की, वो कॉज एंड सॉल्यूशन ऑफ सफरिंग ही है. बुद्ध ने जो घर छोड़ा था अपना, रिनंसिएशन किया था 29 साल की उम्र में, वो यही जानने के लिए तो किया था कि भाई दुख होता क्यों है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है. मुझे ये दुख नहीं देखना है. जो मैंने 4 चीजें देखी, मुझे वो देख के दुख हुआ, मेरे को दुख नहीं देखना है. तो इसके लिए मैं क्या करूं? उन्होंने यही तो सोचा, इसलिए तो उन्होंने छोड़ने के जाने का बोला कि यार मैं यहाँ रह रहा हूँ, बाकी दुनिया इतनी दुखी है, तो ये दुख है क्यों दुनिया में? वो लोग मेरी तरह क्यों नहीं रह सकते? चलो देख के तो आते हैं क्या है, तब समझ में आएगा ना क्या है दुख. तो वो दुख जो है आपका, और उसका जो सॉल्यूशन है उस दुख का, वही ढूंढने की तलाश है बुद्धिज्म का जो कोर डॉक्ट्रिन है. कॉज ऑफ सफरिंग क्या क्या है जो बोलते हैं ये डिजायर, समुदाय जो आपका है, क्रेविंग और तनहा, और इग्नोरेंस, रूट कॉज ऑफ रीबर्थ. ये आपका कॉज ऑफ सफरिंग है, इस वजह से दुख होता है. और इसका सॉल्यूशन क्या है? फॉलोइंग मध्यम मार्ग, अष्टांगी का मार्ग आपको प्रैक्टिस करना है. मॉडरेशन में रहना है, ज्यादा अति की तरफ नहीं बढ़ना है, और डिजायर्स और इग्नोरेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, जो है सच्चाई के साथ अपनाना है उस चीज को. और इससे क्या मिलेगा? हमें निर्वाण मिलेगा. इससे सफरिंग हमारी कम होगी और हमें लिबरेशन मिलेगा. किससे? प्रकृति समुत्पदा से. हमें जो है बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे. इस सबसे ये होगा. ठीक है. तो डॉक्ट्रिन हमारी हो गई. आप होपफुली इतनी टफ नहीं है डॉक्ट्रिन समझना. डॉक्ट्रिन आप तब समझ पाएंगे जब आपका माइंड ओपन होगा और आप एग्जाम्पल्स की तरफ दौड़ेंगे. अगर आपने कभी बुद्ध की कोई कहानी पढ़ी होगी, आप उनके एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये डॉक्ट्रिन्स क्यों है और कैसी है. अगला है हमारे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म का फैलाव कैसे हुआ, जोग्राफिकली ये बड़ा कैसे, और सोशली इसको एक्सेप्टेबल कैसे बना ये इतना. तो पहला कारण था सिंपल और इगैलिटेरियन टीचिंग. बुद्ध ने बोला भगवान नहीं होता. जब भगवान होते ही नहीं है तो मुझे कोई रिचुअल और सेक्रीफाइस करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे सिर्फ मेरा कंडक्ट देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में. मुझे भगवान के पीछे भागना ही नहीं है. बुद्धिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बुद्ध रिमेन साइलेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सोल. आत्मा के बारे में नहीं पता भाई कुछ,
किसी ने बोला तो आत्मा क्या है, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, तुमने देखी तो तुम बताओ। इट एम्फेसाइज इक्वालिटी अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड वर्ण। जो भी बुद्धिज्म में आएगा वो बुद्ध का अनुयायी होगा, फॉलोअर होगा, ना वो ब्राह्मण है ना वो शूद्र है। तो ये वर्ण सिस्टम को इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। जैनिज्म ने तो भी थोड़ा सा एक्सेप्ट किया था कि नहीं थोड़ा बहुत होता है कुछ कुछ, बुद्धिज्म ने बोला नहीं होता भाई, कुछ नहीं है, देयर इज नो वर्ण और कास्ट। तो बहुत सारे जो लास्ट सेक्शन ऑफ कॉमन पीपल थे ये इसकी तरफ बढ़े, बहुत लोग बढ़े। मॉडर्न इंडिया में भी हम देखते हैं एग्जांपल अंबेडकर जी का, उन्होंने फाइट करने के लिए कास्टिज्म से बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया, और आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग करते हैं। जो लोग कास्ट सिस्टम से परेशान हैं अपने गांव वगैरह में, वो लोग बोलते हैं कि हम सामुदायिक तौर से दूसरा धर्म में चले जाएंगे, तो मोस्टली बुद्धिज्म में की तरफ ही बढ़ते हैं। वुमेन वर एडमिटेड इनटू द संघ गिविंग देम द स्टेटस कंपैरेबल टू मेन। वुमेन जो थी वो संघ में अलाउड थी, भिक्कुनीज बोलते हैं हमें, भिक्कुनीज, ओके, भिक्कूज एंड भिक्कुनीज, ठीक है। तो मॉन्क्स एंड नन्स, तो संघ में भिक्कुनीज अलाउड थी। फर्स्ट भिक्कुनी जो मैंने जैसे आपको बताया कि गौतमी जो थी वो फर्स्ट भिक्कुनी थी, वो फॉस्टर मदर थी बुद्ध की, वही फर्स्ट भिक्कुनी बनी थी। अपील बियॉन्ड आर्यव्रता। अब आर्यव्रत जो हिस्सा था, आर्यव्रतों का जो हिस्सा बोला जाता है, ये महाजनपद वाला जो हिस्सा था नॉर्थन इंडिया का, नॉर्थन और ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया तक का जो पार्ट था, ये वाला जो हिस्सा है आर्यव्रत कहा जाता था। पर इसकी जो डिमांड थी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बहुत हो गया था, क्योंकि मगध में जो अशोक थे, जब अशोक ने इसे बहुत पॉपुलराइज कराया बाकी की जगहों पे भी, जैसे अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका और श्रीलंका से लेके तिब्बत, भूटान, इस रीजन में थाईलैंड तक, यानी जब लेटर पीरियड में जब और आपका बुद्धिज्म और प्रेवलेंट हुआ तो यहाँ तक भी बढ़ा, यानी अरब से लेके साउथ ईस्ट इंडिया तक बुद्धिज्म का फैलाव हुआ। आज के टाइम पे भी कोरिया, जापान, जैन बुद्धिज्म है जापान में, शिंतो जो है वो भी थोड़ा सा रिलेटेड है। फिर चाइना में बुद्धिज्म आया, तिब्बत में इतना पूरा आपका दलाई लामा वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला पूरा, तो बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा तरीके से फैला अच्छे से। बुद्धिज्म गेम सपोर्ट फ्रॉम अमॉन्ग द पीपल लिविंग आउटसाइड आर्यव्रत, पीपल ऑफ मगध रेडली एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, ठीक है। पर्सनैलिटी एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा किस टाइप के थे तो कंपेयर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि इट वाज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर। और कंपैशनेट थे, ही एडवोकेटेड काउंटरिंग हेट्रेड विद लव, रिस्पॉन्डिंग टू ईविल विद गुडनेस। अंगुली माल का अगर आपको पता होगा, अंगुली माल, अंगुली माल की कहानी अगर आपको पता होगी तो वो इसकी करुणा जो बोलते हैं हम हिंदी में, इसमें भी करुणा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सिंपैथाइज कर सकते थे, यानी वो उनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि लोगों की कंडीशन सिंपैथाइज कर सकते थे और उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते थे बुद्ध हमेशा, तो उसे करुणा कहा जाता है। हिज प्रैक्टिकल एंड एथिकल अप्रोच अपील टू द मासेस। अब वुमेन का भी कुछ रोल था, जैसे मैंने महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, फर्स्ट भिक्खुनी, ऑलराइट। और वुमेन का जो वो था आपका, वुमेन जो थी वो सारे संघों में अलाउड थी स्टार्टिंग से ही, और अभी भी है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, ठीक है। फिर पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय बुद्धा, not Prakrit, not the general language, but the local language of that particular area. Pali was the local language of that particular area. Prakrit was a general language of all over the place, but Pali was a limited type of language, and it was spoken at that place. यानी जो मगध वाला region था, पाली ज़्यादा famous थी वहाँ पे। तो Buddhist teachings were propagated in Pali, the language of the common people. This made Buddhist ideas accessible to ordinary masses. तो संस्कृत जो हो गई आपकी, ये एलिटिस्ट हो जाती है थोड़ी उस टाइम के हिसाब से, एंड लेटर पाली एंड प्राकृत ये आपकी थोड़ी लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर है, ठीक है। अनलाइक संस्कृत बेस्ड रिलीजियस ट्रेडिशन, बुद्धिज्म कम्युनिकेटेड डायरेक्टली विद द पीपल। ओपन एंड सिंपल संघ सिस्टम, जो संघ सिस्टम था बहुत ही ओपन था, ऐसे ही आया जा सकता था उसमें, कोई भी सोशल बैकग्राउंड का हो आदमी, कहीं पे भी कोई भी वर्ण का हो आ सकता था। रूल्स ऑफ एडमिशन सिंपल थे, ठीक है। आपको क्या आप ये चीज़ें फॉलो करने के तैयार है? हाँ तैयार है। क्या आप संघ में रहने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है। क्या आप भिक्षा मांगने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है, ठीक है, एंट्री डन।
इससे ज़्यादा इसकी और डिमांड्स नहीं होती थी। द ओनली रिक्वायरमेंट वॉज एडहेरेंस टू मोनास्टिक कोड एंड डिसिप्लिन, व्हाट आई टोल्ड अर्लियर। ओके, पैट्रोनेज ऑफ अशोका, अशोका ने पैट्रोनेज दिया, इस वजह से भी पॉपुलर हुआ बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा। तो अशोका वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, उसने बोला था कि भाई बुद्धिज्म को फैलाना मेरा धर्म है, धम्म है उसका, ठीक है। तो उसका जो मेजर रॉक एडिक्ट है सेकंड वाला, उसमें लिखा गया है कि भैया फैलाना है कैसे भी। Adoption of Buddhism by Ashoka was the most significant factor of its spread. Ashoka sent Buddhist missions to Southeast Asia, West Asia, China, Sri Lanka. Okay. These missions helped Buddhism spread beyond India and became the international religion. Spread outside India कैसा रहा? तो ज़्यादातर जो है इंडिया में भी डिक्लाइन होने के बाद भी ये श्रीलंका, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ता ही रहा, कभी रुका नहीं बुद्धिज्म। इंडिया में तो फिर से आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी थोड़ा सा डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। बृहद्रथ के बाद जब शिशुनाग शुंग आए, पुष्यमित्र शुंग आए, शुंग वॉज अ ब्राह्मण प्रीस्ट, ब्राह्मण शेवाइट, शिव भक्त थे वो। उन्होंने बोला कि नहीं अब हो गया, डन, ठीक है। तो बुद्धिज्म उनने वहां से कम होना शुरू हो गया धीरे धीरे। उसके बाद भी कुछ बुद्ध फॉलोअर्स आए राजा, पर उस तरीके से जितना प्रोपोनेंट अशोका ने किया था इसको, उतनी तरीके से नहीं कर पाए वो लोग। नाउ इट्स टाइम टू डू सम लिटरेचर वर्क। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बातें करते हैं हम। सबसे पहले आती है इसमें त्रिपिटका, ये कैनोनिकल टेक्स्ट है इसका, ठीक है। किस तरीके से जो बुद्ध का जो ऑर्गेनाइजेशन है संघ का वगैरह वगैरह, और क्या फॉलो करना चाहिए और क्या क्या रिचुअल्स है, कानून क्या है धर्म के, वो सब इसमें बात करी गई है। तो बुद्धा's teaching speeches compiled by his disciples and the compilations are collectively known as त्रिपिटका और त्रिपिटका। त्रिपिटका मतलब होता है थ्री बास्केट्स, तीन अलग अलग बास्केट में डिवाइड कर दिया अपनी चीजों को, त्रिपिटका हो गया। सबसे पहले ये विनय पिटका, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द संघ है, ठीक है। फिर एक है सुत्त पिटका, डिस्कोर्स सरमन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। सुत्त का मतलब होता है, ये इसको आप हिंदी में अगर रिलेट करना है सूत्र से रिलेट करिएगा, ठीक है, सूत्र। तो सूत्र में क्या क्या होना चाहिए, टीचिंग्स वगैरह होनी चाहिए। और विनय से, विनय का आप तात्पर्य लगा सकते हैं सविनय से, सविनय मतलब मिलजुल के रहना। तो इसमें मॉन्क्स और नन्स का जो संघ में रहते किस तरीके से थे वो होगा इसमें, ठीक है। देखिए अभिधम्म पिता का, अभिधम्म मतलब अभी सबका और धर्म, सबका धर्म जो होगा उसके बारे में लिखा होगा अभिधम्म पिताका में, फिलोसफिकल एंड डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, सबको क्या फॉलो करना है वो अभिधम्म पिताका में लिखा हुआ है। फिर कुछ बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स मिलती हैं, कुछ किताबें, ट्रिवियल किताबें जिसमें कहानियां बताई गई हैं। तो एक है दीपवामसा और एक है महावामसा, ठीक है। दोनों श्रीलंका में लिखी हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है दीपवामसा का, ठीक है। और पिता का तो आ ही जाता है, पिता का कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। दीपवामसा यानी सीधा क्वेश्चन आ गया था कि श्रीलंका में एक है जिसे दीपों की माला है, और एक किताब का नाम दीपों की माला श्रीलंका में लिखी गई, कौन सी किताब है, चार नाम दिए थे, दीपवामसा को टिक करना, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इट कंटेन्स ट्रेडिशंस रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड इट्स स्प्रेड। और महावामसा में क्या है, ये बता इन्फॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट रूलर्स स्पेशली इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन से बुद्धिस्ट रूलर्स हैं। वामशा का मतलब यहाँ पे बेसिकली वंश है, और इसका मतलब होता है दीपों, दीप वामशा यानी लिटरल सेंस में अगर इसको बोलेंगे तो दीपों की लड़ी, यानी दीपों की जो कतार होती है उसे दीप वंशा कहते हैं। तो मतलब एक तरीके से जिन्होंने आइडियाज की ज्योति जलाई, दीप वंश। महावंश मतलब जिन्होंने राज किया, महावंश, उनकी पूरी की पूरी जो लाइन है, लाइन ऑफ जीनोलॉजी वो। अब यहाँ पे एक वर्ड है हेजियोग्राफी, एनसीईआरटी में मेंशन है। हेजियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। अगर इसकी पढ़ाई करते हैं तो आप एक हेजियोग्राफिस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसमें, प्रेजेस और अचीवमेंट्स और वर्च्यूज की बात होती है एक सेंट के, और ये हमेशा हिस्टोरिकली एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है इसको लिटरल सेंस में भी, क्योंकि किसी ने बढ़ चढ़ के ही लिखा जाता है, किसी महापुरुष के बाद बढ़ चढ़ के ही लिखा जाएगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है बिलीव्स, वैल्यू और ट्रेडिशन कर क्या है फॉलोअर्स के, वो क्या मानते हैं। एक फॉलोअर है वो माने, यानी असली में हो सकता है कोई इंसान हो, पर एक फॉलोअर बोलता है कि नहीं भगवान है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरा कैंसर ठीक हो गया, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। तो अब वो चीज़ को उस टाइम जो एविडेंस है भाई वो तो है नहीं, अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से पढ़ा जाता है।
उसी को हेजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बुद्धिस्ट आपकी काउंसिल्स हुई, यही आपके जो लिटरेचर थे इनको कंपाइल करने के लिए। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये आपकी सप्तपर्णी केव्स है राजगढ़ में, राजगिरा में। तो 483 बीसी में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। पैट्रॉन किंग थे इसके अजातशत्रु, जो कि थे आपके हरियाणक डायनेस्टी। हरियाणक वाज द वन ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध एरिया। ठीक है, दूसरा फिर आपका बुद्धिस्ट काउंसिल जो दूसरी हुई वो है वैशाली में, 383 बीसी में हुई है। सबकामी इसके प्रेसिडेंट थे और कालाशोका जो थे पैट्रन किंग थे, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे। ये हरियाणक के बाद आए थे शिशुनाग। ठीक है, फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में। अब याद रखिए कैपिटल अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ चुके हैं। 250 बीसी में ये इसके जो प्रेसिडेंट थे मोगालीपट्टा तीसा थे और पैट्रन किंग था अशोका, मौर्यन डायनेस्टी। हरियाणा का आई, हरियाणा के बाद शिशुनाग आई, शिशुनाग के बाद आई थी नंदा, नंदा के बाद आई थी मौर्यन डायनेस्टी। ये नंदा आएगी बीच में, उसके बाद आई थी मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, और फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती कश्मीर में, कुंडलवन में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट। इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। इसके पैटर्न थे कनिष्क, जो कि कुशन राजा थे। ऑलराइट, अब कुछ सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के जिनकी हम बात करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी पूछता है यूपीएससी सेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन कि ये सेक्ट में क्या क्या है, ये सेक्ट में क्या नहीं है। तो टोटल माना जाए तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं 64 सेक्ट्स है बुद्धिज्म के, पर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ सब सेक्ट है। उसी इंपॉर्टेंट सेक्ट से कुछ थोड़े से और स्कूल्स डिवाइड हो गए तो सब सेक्ट बन गए। सब इंपॉर्टेंट सेक्ट्स जो है हम बात करते हैं, जैसे स्थाविरवादा या थेरावाद। ये प्रेजेंटेड बुद्धिज्म इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि एक्चुअल टीचिंग्स थी बुद्धा की वही है इसमें। इसमें कंसिडर्ड बुद्धा एज अ देवाति देवा, गॉड ऑफ गॉड्स, ये कंसिडर करते हैं बुद्ध को। emphasize the original teachings of Buddha. Although Buddha said there is no God, but they consider Buddha as God of the gods. All right, so it is an irony, very grave irony, but it is true. So propagated Buddhism in simple language and style. ठीक है, focused on personal discipline and individual spiritual progress. फिर आता है सर्वस्तिवादिन, ये इसको सब्बामती बोलते हैं। ओके, बेस्ड ऑन अ डॉक्ट्रिन ऑफ सब्बामती दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट। हर चीज है का कॉन्सेप्ट है इसमें, है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, आज करे या बाद में करे, वो है, एग्जिस्ट करती है। हो सकता है उसका जो परिणाम है वो तुम्हारे दुख का कारण बने, हो सकता है उसका परिणाम जो है वो उसके सुख का कारण बने, और हो सकता है कि वो आज तुम्हें दिख रही है और हो सकता है वो तुम्हें कल ना दिखे। बड़ा ही डीप फिलोसफिकल थॉट है ये, लेकिन ये बुद्धिज्म, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिलोसफिकल टीचिंग्स। और इसी की आइडियाज के बेस्ड अराउंड जो इस तरीके से सोच सकते हैं वही उस सेक्ट का पार्ट बनते हैं। दे बिलीव पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमिना ऑल पजेस एग्जिस्टेंस। ओके, द डॉक्ट्रिन इज मेंशन्ड इन संयुक्त निकाय, ये किताब है, इसके अंदर ये डॉक्ट्रिन मेंशन करी गई है। वासुबंध एक प्रोपोनेंट थे इसके। ठीक है, वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। फिर एक होता है आपका थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा इसका हिस्सा ये इस तरीके से कि इट इज अ यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सुत्त पिटका। सुत्त पिटका का हिस्सा है थेरी गाथा। कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज बाय भिक्खुनीज बुद्धिस्ट नन्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीएससी का है। ठीक है जी, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट वुमेन। महासंगी का सेम यूपीएससी में आ चुका है, सब आ चुका है। यूपीएससी बहुत पूछता है, बहुत, हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। बिना बुद्धिस्ट क्वेश्चन के यूपीएससी का पेपर नहीं होता कभी भी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होगी बुद्धिज्म का क्वेश्चन नहीं आया होगा। महासंगी का एट्रीब्यूटेड सुपर नेचुरल पावर्स टू बुद्धास। ठीक है, अब इसमें बुद्धा के पास बहुत सारे ताकतें आ गई इन केस में। कंसिडर बुद्धा एज सुपर ह्यूमन बीइंग, गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू बोधिसत्वस देन अरहत्स। अरहत्स वो होते हैं जो बुद्ध बनते हैं। बोधिसत्व वो होता है जो कि अपना अरहत नहीं बनता खुद,
ताकि कोई और अरहत बन सके। किसी की मदद करने के लिए बोधिसत्व अरहत बनने से मना कर देता है, किसी और की मदद करने के लिए, वो बोधिसत्व होता है। तो यहाँ पे बोधिसत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है अरहत से। इन्फ्लुएंशियल इन द रीजन ऑफ अमरावती नागार्जुन कोंडा, यानी आंध्रा रीजन जो है आपका, और बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा बुद्धिस्ट सेक्ट जो है ये आंध्र रीजन में फेमस है। वैसे ऐसा नहीं आया था, उल्टा क्वेश्चन आया था, महासंघी का द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज फेमस इन विच रीजन। तो वहां पे ये नाम दिए गए थे, तो उसमें आंध्रा लिखा हुआ था एक जगह पे, तो आंध्रा उसका आंसर था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी इस तरीके से। फिर जब अब हम मेजर जो सेक्ट है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे हिनायन है। हिनयान मतलब लेसर व्हील, यान का मतलब आप चक्के से मान लगा लीजिए, चक्का जो हो गया, टायर हो गया आपका, हीन यान। हीन मतलब छोटा, हीन यान, ये बोलते हैं हीन, हीन भावना से देख रहे हैं, बुरी नजर से देख रहे, छोटी नजर से देख रहे, हीन यान, ठीक है। फॉलोड द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, salvation achieved through self-discipline, meditation, rejected elaborate rituals, worship Buddha through symbols rather than idols, emphasized individual liberation. ओके, फिर एक आता है महायान। ग्रेटर व्हील presented Buddha as great and exalted being, recognized Buddha as an incarnation of God, ठीक है। Introduced idol worship, emphasized compassion and salvation of all beings, gave central importance to the Bodhisattva ideal, and Bodhisattvas postponed their own liberation to help others attain salvation. जो सेल्वेशन अटेंड कर लेते हैं वो अरहत होते हैं, और जैसा मैंने कहा बोधिसत्व वो होते हैं जो कि अपना लिबरेशन छोड़ देते हैं ताकि कोई दूसरा सेल्वेशन अटेंड कर सके, अरहत बन सके। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें। अब मैं आपको एक बात बताऊं अगर, कि एक सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं। सबसे पहले बुद्धिज्म आया, कुछ लोगों ने बोला मूर्ति पूजा करते हैं, वहां पे थोड़ा अच्छा भी लगा उनको, जो वहाँ का सिस्टम था वो थोड़ा चिल लगा, और लोग जाने लग गए वहां पे। जैसे पहले 1000 लोग यहाँ थे, तो अब यहाँ पे 100 लोग रह गए, 900 लोग यहाँ चले गए, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? ये हुए ऑब्वियसली। ये बोलेंगे हम बड़े हैं तो हम महायान हैं। अब ये कम रह गए तो अब तुम छोटे हो गए, तुम हीनियन हो गए, जबकि ओरिजिनल यही है। यहाँ से जो ओरिजिनल आइडिया ट्रांसफर हुआ यहाँ हुआ, यहाँ पे तो थोड़ा ट्विस्ट हो गया आइडियाज, पर जो ओरिजिनल है वो छोटे रह गए, और जो ज्यादा जिनको थोड़ा शोशा ज्यादा अच्छा लगा वो थोड़े महायान की तरफ चले गए। फिर एक आइडिया आता है वज्रयान का, ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। इसमें गॉडेसेस की भी पूजा होती है, जैसे बुद्ध, एक जगह हमने देखा से बुद्ध की पूजा हो रही है महायान में, सॉरी हीनियन में। फिर महायान में बुद्ध की आइडल फॉर्म में पूजा हो रही है, और बोधिसत्वों की भी पूजा हो रही है, ये आपका महायान हो गया। उसके बाद आता है वज्रयान, इसमें गॉडेसेस की भी पूजा होती है, जिसमें एक मेजर और यक्षों की पूजा होती है। इसमें एक मेजर जो आपके जो गॉडेस है उनका नाम है तारा, तारा गॉडेस है, उनकी पूजा होती है, ठीक है। और बहुत सारा जो ये है वज्रयान है, ये रिलेट भी करता है किस चीज से, वैदिक जो रिचुअल्स जिस तरीके से फॉलो की जाती थी उससे भी रिलेट करता है वज्रयान बहुत तरीके से। पूजा होना, आरती होना, फूल चढ़ाना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है। और क्या बता सकता हूँ मैं वज्रयान में, जैसे आपको वज्रयान का मतलब होता है थंडर व्हील, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ग्रेटर व्हील है आपका, वो तो थंडर व्हील हो जाता है। थंडर व्हील का मतलब होता है इसमें मोस्टली जो पूजा करी जाती है, एग्जाम्पल जैसे बोधिसत्वों की पूजा की जाती है, और जहां से मुझे लगता है नाम आया ये है वज्रपाणी से। वज्रपाणी इज अ बोधिसत्व हु हैज इलेक्ट्रिक बोल्ट इन हिज हैंड, तो वज्रपाणी। फिर कमलपणी वो फिर आपके होते हैं, फिर आपके अमिताभ होते हैं, मंजूश्री होते हैं, बहुत सारे बोधिसत्व है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाई है, जब आप कोई कोचिंग का मटेरियल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन है और आते हैं, बोधिसत्व से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वज्रयान जो है ये आपका 7th सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ, यानी रिसेंट डेवलपमेंट ही है, आज से 1500 साल पहले की बात है।
बिलीव्ड इन अटेनिंग सेल्वेशन थ्रू तांत्रिक प्रैक्टिसेस, मिस्टिकल रिचुअल्स, मैजिकल पावर्स, सेक्रेट स्पेल्स एंड मंत्रास। ठीक है, सब कुछ यानी जो वैदिक रिलीजन से एसोसिएटेड था उससे एसोसिएट होने लगा है। पॉपुलैरिटी कहाँ है इसकी? बंगाल, बिहार और तिब्बत में। जो टिबेटन आपका बुद्धिज्म है वो एक्चुअली वज्रयान है। अब जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अपने जो टर्म्स जो हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको ये तो समझा ही दिया था कि बोधिसत्व क्या है। ठीक है, बोधिसत्व का यहाँ पे अरहत, अ पर्सन हु अटेन्स लिबरेशन थ्रू पर्सनल स्पिरिचुअल एफर्ट, तो ये अरहत होता है। आइडियल गोल है ये हीनयाना थेरावाद बुद्धिज्म में कि हमें अरहत बनना है। हम अगर ये सब चीजें फॉलो करेंगे हम अरहत बन जाएंगे, हम बुद्धिज्म हम भी निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, तो वो हो गया। फिर बोधिसत्व, अ बीइंग स्ट्राइविंग फॉर बुद्धाहुड हु वर्क्स फॉर द सल्वेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, ये महायान का आइडिया है, कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोधिसत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अरहत होने से। फिर एक त्रिकाया होता है, थ्री बॉडीज ऑफ बुद्धा, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ मेंशन नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। ये एक होता है धर्म काया, अल्टीमेट ट्रुथ और कॉस्मिक बॉडी ऑफ बुद्धा। संभोग काया, सेलेस्टियल और रिवॉर्ड एंजॉयमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, और निर्माण काया, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धा ऑन अर्थ। तो ये जो बुद्धा के तीन रूप हैं, बेसिकली हम बोलते नहीं रूप, तो त्रिकाया जो है बुद्धा के तीन रूप है, धर्म काया, संभोग काया और निर्माण काया। अब बुद्धिज्म इतनी सब चीजें देने के बाद भी खत्म हुआ हमारे यहाँ, कारण थे कुछ कुछ, और वो कारण हम अब डिस्कस करेंगे कि डिक्लाइन क्यों हुआ। तो 11th और 12th सेंचुरी एडी में जब बेसिकली जब मोस्टली इस्लामिक इन्वेजन जब शुरू हुआ, तो सबसे पहला जो टारगेट किया गया वो यूनिवर्सिटीज को किया गया, नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, उदंतपुरी, वैशाली, ये सब आपको पता होगा। तो इन यूनिवर्सिटीज को जला दिया गया, खत्म कर दिया किताबें। ठीक है, और अफगानिस्तान जैसे पूरा एरिया बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान पूरा एरिया खत्म कर दिया गया। बामिया बुद्धा के बारे में आपने सुना होगा, जिनको तालिबान ने उड़ा दिया था। ठीक है, कांधार में थे, कांधार के पास बामिया है, वहाँ पे बामियान हिल्स, वहाँ पे बुद्धा के स्टैचूज बने थे। तो अफगानिस्तान में तालिबान का जब रूल आया तो उन्होंने उड़ा दिया उसको बम लगाकर। तो ये पहले भी होता था, तो सारी चीजें डिफेस कर दी गई, उनके पूरे सब कुछ हटा दिया गया, तो खत्म होने लग गया धीरे धीरे। और भी बहुत सारे कॉजेज थे, इंटरनल कॉजेज भी बहुत सारे थे। करप्शन था बहुत ज्यादा, फिर सही से फॉलो नहीं करते थे, यानी जो संघ के जो विचार थे उसको सही से फॉलो नहीं किया गया बहुत सारी जगहों पे, तो इस वजह से भी डिक्लाइन आया। तो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक इंटरनल कॉजेज और एक एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है, 11th-12th सेंचुरी में बुद्धिज्म हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, इतना स्ट्रांग होने के बाद भी और इतने सारे राजाओं के पैट्रोनेज के बाद भी खत्म होने लग गया था। इट डिक्लाइन रिजल्टेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो पहले इंटरनल की बात कर लेते हैं हम, राइज ऑफ रिचुअलिज्म। जैसे हमने पढ़ा वज्रयान में रिचुअलिज्म बढ़ने लगा, जब तुम्हारा आइडिया ही यहाँ से शुरू हुआ था कि तुमको लोगों को रिचुअलिज्म से हटाना है, कि पूजा पाठ में लोग इतना पैसा वेस्ट करते हैं और अपना पशुधन व्यर्थ कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, तुम वापस से उसी तरफ चले गए, पूरी तरह से तुमने यू टर्न मार दिया। तो फिर लोगों ने बोला नहीं, क्या मतलब है फिर यहाँ रहने का, क्योंकि अब जो हमारा राजा है एट प्रेजेंट, जो हमारा राजा है उस टाइम के जैसे जो राजा थे मोस्टली ब्राह्मण राजा हु टुक द रोल ऑफ अ क्षत्रिय, और क्षत्रिय राजा और वैश्य राजा हु टुक द रोल ऑफ अ क्षत्रिय, गुप्ता पीरियड वगैरह ये सब आने लग गया। तो फिर लोग सोचने लगे यार मैं क्यों फिर अब मैं इस दूसरे रिलीजन में रहूं, मैं वापस अपने रिलीजन में चला जाता हूँ जिसमें अगर वैदिक धर्म से आया हूँ। तो पीपल स्टार्टेड लीविंग बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ग्रेजुअली बिकेम इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस दैट इट हैड ओरिजिनली अपोज्ड। जो वैदिक रिलीजन में होती थी उसको अपोज करने के लिए बना था, वही वापस फॉलो करने लग गए वो लोग। और सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिकली द अर्ली बुद्धिज्म डिक्लाइंड ओवर टाइम। सेपरेशन फ्रॉम द मासेस, चेंज इन लैंग्वेज। ठीक है, पहले पाली में पढ़ाते थे, फिर अब जैसे जैसे जमाना बढ़ने लगा और एलिटिस्ट लैंग्वेज थी और राजा के पास जाना था हमको, तो संस्कृत भी शुरू हो गई ताकि कोई राजा मुझे पैटर्नाइज करे। ठीक है जी, अशोका ने प्राकृत में लिखवाए अपने जो ये सब थे इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। बाकी बाद के राजाओं ने, जैसे हर्षा वगैरह का मिलता है हमें वगैरह वगैरह, हमें संस्कृत में मिलते हैं जो ये सब है आपके इंस्क्रिप्शन से वो किताबें हैं। दिस रिड्यूस द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बुद्धिज्म एंड ऑर्डिनरी पीपल। पर ऑर्डिनरी पीपल तो आज भी वही भाषा बोल रहा था, वो संस्कृत कैसे सीखेगा, क्योंकि वेदों का ज्ञान उसे मिला नहीं, वैदिक धर्म से ऑलरेडी अलग हो गया, अब संस्कृत सीख नहीं सकता हो। और जिन लोगों को संस्कृत आती थी और वो बुद्ध के अनुयायी भी थे, तो बुद्धिज्म के जो लिटरेचर है उसको संस्कृत में बताने लग गए, क्योंकि राजा और बड़े लोग समझ सके, तो छोटे लोगों से दूर ही हो गए वो लोग। डिपेंडेंस ऑन रॉयल पैट्रोनेज, मोनास्ट्रीज बिगेन रिसीविंग लार्ज गिफ्ट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स।
एंड डिपेंडेंस ऑन रॉयल सपोर्ट वीकेंड बुद्धिज्म्स पॉपुलर बेस। जब ऊपर से तुम्हारे ऊपर प्रेशर आने लग गया कि मैं तुमको तभी दूंगा जब तुम ये मेरा काम करोगे या तुम ये करवाओगे, तो लोगों ने, नीचे वाले जो लोग थे, उन्होंने बोला कि ठीक है फिर रहने देते हैं, आप ही करवा लो। एग्जाम्पल, रेवेन्यू फ्रॉम नियरली 200 विलेजेस वॉज अटैच टू नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जो पाल राजा थे, पाल, ठीक है, नहीं एक्चुअली इस टाइम पे तो सेना थे, सेना राजा थे जो, उन लोगों ने दान कर दिया था, भाई 200 गांव का जो आपको टैक्स आएगा वो नालंदा यूनिवर्सिटी में लगेगा। तो इससे ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई अथॉरिटी है तो करप्शन तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो जरूरी थोड़ी कि वो पूरा खर्चा जो है वो नालंदा में ही लगा रहे हैं। पहली बात तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो 200 विलेजेस को, ठीक है। अब वहां से जो आ रहा है वो भी पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रहा है, वो भी आपकी इच्छाओं पे खर्च होने लग जाएगा, तो गलत है ना। इसलिए आता है करप्शन मोनेस्ट्रीज, करप्शन होने लगा था। मॉरल डिक्लाइन, 7th century AD many Buddhist monasteries had become centers of luxurious living. Monastic discipline weakened. Wealth and corruption, large donation accumulation wealth led to corruption. Monasteries increasingly became centers of corrupt practices. डिक्लाइन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो वेमेन रखी जाती थी भैया, जो वेमेन बदकुनी होती थी, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाने लग गया। Who had earlier been respected within the Buddhist traditions were increasingly viewed as object of lust and some corrupt monastic circles. तो ये सब गलत चीजें होने लग गई थी वहां मोनेस्ट्री में, तो इसलिए डिक्लाइन होने लगा, लोग एक्शन लेने लग गए मोनेस्ट्रीज के खिलाफ। तो बहुत सारी चीजें हुई। फिर एक्सटर्नल कॉजेज क्या थे, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज भी थे, जैसे पर्सिक्यूशन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब शुंग रूलर आए सबसे पहले, तो उन्होंने पर्सिक्यूट करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है, यानी कहा जाता है, मैंने भी सुना है, मेरे को भी आइडिया नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा कहा जाता है कि जब मौर्यंस खत्म हुए और जब पुष्यमित्र शुंग आया राजा बन के मौर्यंस को मारने में, तो उसका पहला जो ऑर्डर था वो ये था कि अगर कोई इंसान बिना बालों के दिख जाए तुम्हें तो उसकी मुंडी ले आना। अब जो बुद्ध वो होते थे, बुद्ध मॉन्क्स होते थे, उनको बाल रखने का अधिकार नहीं होता, बुद्ध मॉन्क्स को। तो उसका कहने का बेसिकली मतलब ये था। तो पुष्यमित्र शुंग ने ये कहा था, पर मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे बोला जाता है, क्योंकि ये भी कहा गया कि शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने जो है, ये जो सांची में स्तूपा थे, ठीक है, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। यानी अगर डिबिलिटेटेड स्टेट में आ गए थे तो उसको ठीक भी करवाया था, रिपेयर करवाया था। तो अब सच्चाई जो है, ये तो बिल्कुल बात 100% सच है। ये बात में कितना सच है, ये जो हमने बात करी, वो सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। हो सकता है मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुना हो, पर मैंने नहीं सुना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली। पर ये मेन स्ट्रीम में ये बातें नहीं आती, मैंने भी एक किताब में पढ़ा था बेसिकली, पर मैंने इसलिए बता दिया आपको। बुद्धिस्ट सोर्सेस एसोसिएट हिम विद परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट। मिहिर कुल, ये भी एक राजा थे, ये हुण राजा थे। हुण जो थे ये बेसिकली मंगोलिया और सेंट्रल एशिया रीजन से इस तरफ आए थे। तो हुण राजा थे मिहिर कुल, और उनके पुत्र थे, यानी ये जो राजा थे तोरमन, तोरामन के बेटे थे मिहिर कुल, ठीक है। तोरामन राजा आए थे, उनके बेटे मिहिर कुल, और ये भी इनके अगेंस्ट थे। ये लोग जो थे ये शैव थे, शिव को मानते थे ये लोग। तो वैदिक तरफ बढ़ गए थे, वैदिक धर्म की में आ चुके थे ये लोग। तो ये लोग भी बुद्धिस्ट की तरफ हॉस्टाइल थे। फिर है राजा शशांक। ये सबसे, अगर बुद्धिज्म की बात करा जाए तो सबसे क्रूअल राजा जो है, सबसे गलत राजा जिनको बताया जाता है वो शशांक को बताया जाता है। शशांक वॉज बेसिकली गॉड राजा, गॉड, ठीक है, गॉड राजा। गॉड कौन सा एरिया, बंगाल का एरिया है आपका। शिवाइट किंग थे, ये भी शिव को मानते थे। और इन्होंने जो बोध गया में बोधि ट्री था जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने इनलाइटनमेंट मिला था, उस पेड़ को ही कटवा दिया था। एलिजिबिलिटी कट डाउन सेक्रेड बोधि ट्री एट बोध गया। ऑलराइट, ये ह्यून सांग ने भी लिखा है। और उसके बाद क्या किया गया, आज के टाइम पे बोध गया में पेड़ है, मौजूद है, लेकिन वो कौन सा पेड़ है, क्या हुआ था, ये जो ओरिजिनल बोधि ट्री था इसका एक सैपलिंग ले जाया गया था अनुराधापुरम करके एक जगह है श्रीलंका में, ठीक है, अनुराधापुरम, अनुराधापुरम, ये श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुरम करके, वहां पे जाके इसका सैपलिंग लगाया गया था, ठीक है। वहां पे पेड़ बड़ा हो गया। अब ये जब पेड़ कट गया तो फिर वहां से फिर से सैपलिंग लेकर आया गया और यहाँ पे फिर वो पेड़ लगाया गया।
अभी जो एट प्रेजेंट जो पेड़ है बोध गया में, कुछ टाइम पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एक बोध गया में, वो पेड़ के नीचे ही हुआ था। तो वो पेड़ जो है अभी भी स्टैंडिंग है बोध गया में, और अच्छे से बहुत बड़ा पेड़ है वो। आप डालेंगे अगर गूगल पे तो आपको दिख जाएगा, बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का। तो बोधि ट्री वापस आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट ऑफ ह्यूनसांग इट सेज दैट 1600 Buddhist stupas and monasteries were demolished and thousands of Buddhist monks and worshippers were killed by शशांक। ठीक है, फिर टर्किश इन्वेजन हुए। अगर आपने इसका नाम सुना है, बख्तियार तुगलक का, ठीक है, तो आपको पता होगा क्या हुआ था। बख्तियार तुगलक ने पूरे का पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी, ये हुआ था। वेल्थ अट्रैक्टेड इन्वेडर्स, रिच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री became attractive targets towards Turkish invaders, and their accumulated wealth encouraged repeated attacks and plunders. इनने पूरा का पूरा नालंदा जला दिया था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? मैनी मोनेस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्लेड फ्रॉम इंडिया। तो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, तिब्बत चले गए। अब हम बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट जो बुद्धिज्म ने की वजह से हुआ हमारे यहाँ पे। तो सोशल सिग्निफिकेंस क्या है? इक्वालिटी और सोशल जस्टिस आया, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं, जैसे सब लोग इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे और सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वुमेन को भी सेम स्टेटस मिलेगा मैन की तरह के। भिक्खुनीज वर अलाउड इन संघास, ठीक है। अपोजिशन फॉर एक्सेसिव वेल्थ, एक्यूमुलेशन के लिए मना किया था। बुद्धा डिस्करेज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। सिंपल लिविंग रहना है, यानी मध्यम मार्ग आपको अपनाना है तो सिंपल ही रहना पड़ेगा। एथिकल लिविंग ओवर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो आपके ये थे शूद्रास वगैरह थे, भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था इन केस में, यानी बुद्धिज्म में वुमेन और शूद्रा को जो था इक्वल स्टेटस दिया गया था संघ में, और संघ में ओपन एडमिशन था कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो अगर आप हमारी, तो आप आ जाइए संघ में। इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप्स ट्रेडिशनली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिलीजियस एक्टिविटीज, ओके। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फिर आपका कुछ मिलता है, जैसे पॉवर्टी का एक सॉल्यूशन था। फार्मर्स जो थे आपके, उनको दान दिया जाता था यानी अनाज का। फिर गायों को मारा नहीं जा सकता था, ये चीज़ें हुई। ट्रेडर्स को जो था उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता था। तो ये रेमेडीज बताई गई थी कि सोशल इविल्स को, पॉवर्टी को कम करने के लिए कैसी प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, ये बुद्ध अपने प्रवचनों में बताते थे। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ? पॉवर्टी कम हुई, क्रूअल्टी, हेट्रेड वगैरह, वायलेंस कम हुआ, क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस सोसाइटी हुआ। एथिकल एंड मॉरल सिग्निफिकेंस, कोड ऑफ कंडक्ट बना मॉन्क्स के लिए, ठीक है। रिनंसिएशन ऑफ मटेरियलिज्म, कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल डिजायर, रिजेक्शन ऑफ ग्रीड एंड वेल्थ, डिसिप्लिन एंड सिंपल लिविंग। मेन स्ट्रीम के मटेरियलिज्म के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, और जैसे सम होके रहना है, मध्यम मार्ग का फॉलो करना है आपको, और एक्यूमुलेशन नहीं करना, ये सब चीज़ें जो थी ये सब बताई गई। तो ये 6th सेंचुरी BC के हिसाब से, आज से 26,000 साल पहले के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक सोशल एस्पेक्ट बन जाता है कि आइडियाज़ जो थे बहुत ही प्योर और बहुत ही न्यू आइडियाज़ थे, जो कि ये सपोर्ट कर सकते थे कि एक आदमी अपना जो इन्नेट रिलीजन है, जैसे जो वैदिक रिलीजन में है, वो छोड़ के भी आने को तैयार था इन आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस हमें दिखता है संघ का, क्या? अडेप्टेशन टू सोशल कंडीशन। संघ जो थे ये वहाँ के लोकल सोशल कंडीशन के हिसाब से अडेप्टेड थे, यानी इनको ये बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता कि ये है तो यही होगा। पूजा में आम चाहिए तो लगेंगे ही, अब तुम ठंड में हिमालय पर रह रहे हो तो भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं थी। The rules of Sangha reflected contemporary social and economic realities. Debtors and slaves were not admitted unless legally freed by their masters. ये एक important point है, ओके, ये point याद रखिएगा। अगर किसी ने कर्जा लिया हुआ हो और अगर कोई स्लेव हो, तो वो अब ये सब चीज़ों से बचने के लिए संघ में भर्ती नहीं हो सकता, उसको पहले अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाता कि अगर कोई स्लेव है तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं बुद्ध को ज्वाइन कर लूंगा, तुम जो करना है कर लो, नहीं। तो तब भी ये चीज़ उन्होंने रखी थी कि अगर तुम किसी के नौकर हो, स्लेव हो, या तुमने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो पहले उसको चुका के ही आओगे और उसकी परमिशन लेकर आओगे। तुम भाग के आ गए अगर, तो वो वापस आके क्लेम कर सकता है तुमको। सोशल इंक्लूसिवनेस, वुमेन वर एडमिटेड, ठीक है, शूद्रास इक्वल स्टेटस मिलता था इनको, और एंट्री जो थी वो सोशल बैकग्राउंड पे के बेसिस पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, कोई भी आ सकता था इसमें। पॉलिटिकल और सोशल आउटलुक एक दिखने को मिलता है हमें, जो वो ये है कि बुद्धिज्म जो था
वो जो प्रेजेंट सिस्टम था, जो प्रेजेंट राजा वगैरह थे, उसको अपोज नहीं करता था। वो बोलता तुम तुम्हारा करो, मेरे को मेरा करने दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपना धर्म धाम छोड़ के मेरे पास आ जाओ, नहीं, मैं बस आइडिया रख रहा हूँ, मेरे को तुमको अच्छा लगे तो तुम आ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट था। बुद्धिस्ट monk respected established political authority एंड बुद्धिज्म डिड नॉट एडवोकेट रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज, कि बदलाव ला देंगे और आंदोलन कर दो, लड़ाई लड़ लो, ये सब बातें नहीं करता था बुद्धिज्म। बड़ा ही पीस लिविंग रिलीजन था। ऑक्यूपेशनल बेसिस ऑफ सोसाइटी जो था उसको रिकॉग्नाइज करता था, ठीक है, कि फलाना अगर कोई काम कर रहा तो उसको करने दो, ठीक है, अगर ये आपका टास्क है तो आप करिए, पर जरूरी नहीं है कि आप उसी धर्म, अगर जैसे मान लीजिए शूद्र का बच्चा शूद्र रहेगा या वैश्य का बच्चा वैश्य रहेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। पर अगर आपको वही काम आता ही है करते और कुछ आता ही नहीं है तो वही करो फिर, ये वाला था। डिड नॉट सीक टू कम्प्लीटली डिसमेंटल द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, बहुत जंग लड़ने की कोशिश नहीं करी उन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा दिया, ठीक है। मॉन्क्स के लिए क्या था कि भाई जो स्ट्रिक्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन है आपका वो फॉलो करिए आप, जो जो बताया गया है उसको फॉलो करिए, जो तीन तीन जूल्स है आपके उसको फॉलो करिए और टिके रहिए उसके ऊपर। और ले फॉलोअर्स के लिए क्या बोला गया, कंटिन्यू लिविंग विद इन द एग्जिस्टिंग सोशल फ्रेमवर्क, जो तुम कर रहे हो करते रहो, ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग करो, वैश्य समुदाय में हो वही करो काम, खेती कर रहे हो खेती करो, अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वही रहो, कोई इशू नहीं है, राजा हो तो राजा रहो। लेकिन तुम ये कर सकते हो कि तुम कुछ मॉरल टीचिंग फॉलो कर सकते हो विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्डली लाइफ। कैसे, मध्यम मार्ग अपना के आप छोटी छोटी चीजें फॉलो करिए जो बताया जा रहा है, बस आप मॉन्क्स की बातें सुनिए और समझिए चीज़ों को, भेदभाव मत करिए, और जो उनके जो फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स है कि आप भेदभाव मत करिए लोगों में, ये सब चीज़ें फॉलो करिए तो आप भी इसका हिस्सा रहेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको भी संघ में ही जुड़ना है आगे। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, अहिंसा पे ध्यान था और जानवरों को मारने के लिए मना करते थे। ये चीज़ बाद में चेंज हो गई जब वज्रायन आया, मैंने कहा था जैसे वज्रायन आया तो फिर से वैदिक प्रैक्टिसेस की तरह तांत्रिक प्रैक्टिसेस रिचुअल्स वगैरह चालू हो गए, तो उसमें बलि दी जाती थी। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म में बलि दी जाती, लेकिन वो ये चीज़ बहुत बाद में आई। स्टार्टिंग में जो बुद्धा का बुद्धिज्म था उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल, ये सुत्त निपाता एक करके किताब है, सुत्त निपाता, ठीक है, सुत्त पिताका इज अ डिफरेंट, सुत्त निपाता इज अ डिफरेंट बुक। तो दिस बुक में कैटल के बारे में बोला गया, कैटल आर आनंद वानंद संपदा, गिवर्स ऑफ फूड, गिवर्स ऑफ ब्यूटी एंड गिवर्स ऑफ वेल्थ। तो ये सुत्त निपाता करके किताब में दिया गया है। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, encourage the protection of cattle and animals and strengthen the principles of compassion towards living beings. All right. फिर कुछ एजुकेशनल इम्पैक्ट भी हुआ। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी बेसिकली आपको एजुकेशन की मेजर सेंटर बन गई, नालंदा, ठीक है, उदंतपुरी, यहाँ पे मेजर सेंटर्स में तब्दील होना शुरू हो गए। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो पहली है नालंदा, राजगीर में, बिहार में मिली है ये। कुमार गुप्त बंद, गुप्ता डायनेस्टी के थे ये, इसके फाउंडर और पेट्रन थे। ऑलराइट, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी प्रमोटेड महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। फेमस स्कॉलर्स इंक्लूडिंग नागार्जुन एंड शीलाभद्र यहाँ के थे, और चाइनीज पिलग्रिम जो थे आपके ह्यूनसांग और इत्सिंग, ये यहाँ पे आए थे। डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमने ऊपर बात की थी बख्तियार ने इसे डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है मैंने, ये रहा, तो बख्तियार खिलजी हैज डिस्ट्रॉयड दिस। फिर आया आपका विक्रमशिला, भागलपुर बिहार में है ये, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे पैटर्न, ये थे धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के, ठीक है। और ये वज्रायन जो बुद्धिज्म है आपका तांत्रिक बुद्धिज्म, उसके लिए फेमस था ग्लोबली। एक अतिशा करके है जो स्कॉलर थे यहाँ के, दीपांकर सृजना, इन्होंने यहाँ पढ़ाई करी थी, ये भी बख्तियार खिलजी ने इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर है वल्लभी आपकी, भावनगर गुजरात, ठीक है। ये भत्रक जो थे, मेत्रक डायनेस्टी के भत्रक जो थे राजा, उन्होंने बनाई थी। हिनायन या थेरावाद बुद्धिज्म का फॉलो कर सेंटर था ये। और यहाँ पे गुनामती और स्थिरामती, ये जो थे ग्रेट एकेडमिक्स थे फ्यूचर के, इन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था। फिर उदंतपुरी, ये बिहार शरीफ में है, बिहार में।
इसे गोपाला ने बनाया था। ये उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो पाल डायनेस्टी के थे, गोपाला। प्लेड ए मेजर रोल इन द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत, क्योंकि बिहार से तिब्बत पास पड़ता था लहासा होते हुए, तो इसके जो यहाँ से स्टूडेंट्स पास हुए मोस्टली उसी तरफ चले गए। सर्व्ड एज द की ऑफ मोनेस्टिक साइड ऑफ बिफोर इट्स डिस्ट्रक्शन। फिर एक है सोमापुरा, ठीक है, ये बांग्लादेश में है, पहरपुर में सोमापुरा। इसे भी धर्मपाल ने बनवाया था, पाल डायनेस्टी के। मेजर सेंटर फॉर लर्निंग फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सनातन धर्म, हिंदू यूनिवर्सिटी भी थी है। फीचर्स क्या है इसके, महाविहार है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके भी अभी तक जैसे नालंदा हमें दिखता है वैसे हमें सोमापुरा भी मिलता है उसी तरह बांग्लादेश में। ये जगतदला है एक, ये वरिंदा में है, नॉर्दर्न बंगाल में, ठीक है। ये रामपाल ने बनवाया था, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का बहुत सपोर्ट रहा है बेसिकली इस तरफ, जो ईस्टर्न इंडिया में आपका डेवलपमेंट रहा है यूनिवर्सिटीज का और मोनेस्ट्रीज का, पाल डायनेस्टी ने बहुत ज़्यादा इसको पैटर्नाइज किया है। लेट सेंटर फॉर लर्निंग दैट फ्लरिश्ड अराउंड 11th and 12th century फोकसिंग ऑन वज्रायन टेक्स्ट ट्रांसलेशन। अब इस समय तक 11वीं और 12वीं शताब्दी तक वज्रायन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन चुका था। तक्षशिला, रावलपिंडी, पाकिस्तान, ठीक है, ये किसने बनाया ये कोई पता नहीं है किसी को, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है। प्रीडेट्स द महाविहारास, एन अर्ली सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एंड हिंदू वैदिक लर्निंग, चाणक्य स्टडी एंड टॉट है, ठीक है जी। अब कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं हम। बुद्धिस्ट आर्ट में मोस्टली आपको जो आर्ट मिलेंगे वो मंदिर वगैरह इतने नहीं खास मिलेंगे, इतने जो मिलेंगे आपको मोस्टली केव पेंटिंग्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। केव पेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको स्तूपास है आपके, और जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स बहुत ही रेलेवेंट है बुद्धिज्म में, तो हम कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी। इसको ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आपको आर्ट एंड कल्चर वाला पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि बहुत ही इलेबोरेट चीज़ें हो जाती हैं और एक ही चीज़ एक जगह पर डालना मेरे को सही नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी वो। फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप, बुद्धिज्म लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया। पहले वैदिक धर्म में तो आपने देख लिया, वैदिक धर्म में हम क्या करते थे कि हम पहले यज्ञ पूजा और रिचुअल, ठीक है, स्नान करना, नदी में स्नान करना और बलि देना और अग्नि के सामने वो हुनी देना उसको, ये सब चीज़ें करते थे, ठीक है। अब ये सब करने के बाद फिर आया आपका जैनिज्म। जैनिज्म में था पहले जो महावीर की जो टीचिंग थी उसमें आइडल वर्शिप अलाउड नहीं थी। लेटर डेवलपमेंट है आइडल वर्शिप, करीब जो एडी में, यानी आप ये मान के चलिए कि 7th century एडी समथिंग ये डेवलपमेंट आया। सेम गोज विद बुद्धिज्म में भी इनिशियली आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेटर इट डेवलप्ड व्हेन जो महायान है वो प्रोग्रेसिव स्टेज में आया, तब आइडल वर्शिप शुरू हुई। तब ये समझा गया कि हाँ बुद्ध भगवानों के भगवान है, ओके, देवादिदेव अपन ने देखा वो कि गॉड ऑफ गॉड्स है, बोधिसत्व की पूजा करनी, तो बोधिसत्व अलग अलग रूप होते हैं, तो अलग अलग रूपों की अगर पूजा करनी है तो अलग अलग रूप बनाने पड़ेंगे आप, तो उस हिसाब से फिर आइडल वर्शिप शुरू हुई। तो जब शुरू हुई तो इतने सुंदर सुंदर ने स्कल्पचर्स बनाए बुद्ध के, आज भी उसके एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, तो वो सब शुरू हुआ। फिर बुद्ध के जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, उसके रेलिक्स जो बोलते हैं हम रेलिक्स को, उनको स्तूपास के नीचे रखा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि स्तूपा बेसिकली होता क्या है, तो स्तूपा इज बेसिकली अ माउंड, और माउंड के अंदर यहाँ पे एक रेलिक रखा जाता है दैट बिलोंग्स टू बुद्धा। जैसे स्तूपा है आपका, तो ये माउंड के, ये माउंड हो गया, इसके अंदर एक रेलिक रखा जाएगा, उसको बोलते हैं स्तूपा। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कुछ पार्ट्स हो, कोई हड्डी हो गई बुद्ध की जो मिली है, जैसे दांत हो गए, बाल हो गए, जैसे सांची स्तूपा देखेंगे आप, तो सांची स्तूपा में जो रेलिक मिला है वो है दांत और बाल बुद्ध के। तो जो वहाँ का जो ग्रेटर स्तूपा है सांची का, उसके नीचे ये है। तो ऐसी चीजें जो है वो स्तूपा में आई, तो ये एक तरीका मूर्ति पूजा ही है ये भी, तो ये चीजें डेवलप हुई धीरे धीरे। Buddhism laid the foundation of idol worship. The earliest significant image worship was associated with Buddha. Prior to idol worship, Buddha was often represented through symbols. स्तूपा एक सिंबल है आपका, ठीक है। तो मेजर साइट्स डिपिक्टिंग बुद्धा's लाइफ है बोधगया, सारनाथ, भरूच। भरूच एमपी में है, बोधगया बिहार में है आपका, सारनाथ आपका यूपी में है, ठीक है जी। This site contains representation of important events of Buddha's life. अब बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट जो है ये 1st century एडी में हमें दिखाई देता है। From 1st century AD onwards, panel and image sculptures of Buddha became common.
बुद्धा बिगेन टू बी रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म। फिर गांधार स्कूल आया जब रिलेशन हमारा बढ़ा इंडो ग्रीक्स वगैरह से, अफगानिस्तान की तरफ से ये लोग आए यहाँ पे, और जब इन्होंने देखा कि बुद्धिज्म में इस तरह से पूजा होती है, स्पेसिफिकली जब कनिष्क आए, कनिष्क वॉज अ कुशन राजा, कुशन्स वर इंडो ग्रीक्स टाइप्स, और यानी दे केम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द यूरोपियन साइड, ही वॉज दैट राजा। तो उन्होंने प्रमोट किया गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एज यू नो फ्रॉम द नेम, डेवलप्ड इन अफगानिस्तान, द एरिया गांधार। तो उस टाइम वो एक स्पेसिफिक हेलेनिस्टिक आर्ट जो होता है, जिस तरीके से बाल बनाए जाते हैं, गोल गोल बाल, और एक शार्प चिन, शार्प नोज, फ्लैट चीक्स, वाइड आपका फोरहेड, इस तरीके का आपको वहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है। It developed through the combined effort of Greek and Indian sculptors, emerged from northwest frontier region of Indian subcontinent, produced realistically and highly refined image of Buddha. Characteristics: strong Greek artistic influence, naturalistic human features, and significant contribution to Indian sculptures and Buddhist art. तो ये इसकी contribution है। एक और होता है आपका मथुरा स्टाइल भी होता है, ये इंडिजिनस स्टाइल है, ठीक है। ये मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि सही में बहुत इलेबोरेट हो जाएगा अगर मैं आर्ट एंड कल्चर पे चला गया, तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उससे 2 गुना आर्ट एंड कल्चर में है बुद्धिज्म के। तो आप इसको अगर खुद पढ़ना चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पूरा पहले हिस्ट्री का पार्ट खत्म करने के बाद, उसके बाद ही मैं आर्ट एंड कल्चर वगैरह पे आऊँगा, तो तब पढ़ाया जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज आप ये सब अगर पढ़ना चाहते हो तो आप कोई कोचिंग मटेरियल से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। ये होने के बाद अब हमारा बेसिकली मोस्ट ऑफ द बुद्धिज्म वाला जो पार्ट है वो डन हो गया है पूरा का पूरा। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या डॉक्ट्रिन्स थी, प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, लिटरेचर क्या रहा है बुद्धिस्ट का। फिर कुछ आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत पार्ट बताया हमने। हमने डिक्लाइन के बारे में बात करी कि डिक्लाइन कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ, पहले सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि बुद्धिज्म का राइज कैसे हुआ था, पैट्रोनाइज किस किसने किया बुद्धिज्म को, ये भी हमने बात करी। तो ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हम जो इसमें एक चीज़ है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ये इसमें नोट्स में डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैनिज्म हम कर चुके हैं और बुद्धिज्म मैंने अभी आपको करवा दिया। तो एक एग्जाम, ये एक डिफ्रेंशिएशन का टेबल है जैनिज्म और बुद्धिज्म का, ठीक है, और काफ़ी इलेबोरेट टेबल है, मैंने बड़ा टेबल बनाया है ये, ठीक है। तो काफ़ी है इसके अंदर, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था, वेल्थ की तरफ एटीट्यूड क्या था, सपोर्ट बेस क्या था, वैश्यो कम्युनिटी को कैसे अपील किया गया था, फिर एसेटिसिज्म की तरफ इनका व्यू कैसा था, आउटसाइड इंडिया स्प्रेड कैसा था, फिर मोड ऑफ वर्शिप क्या थी, अर्लियर फेज में कैसी थी, लेटर फेज में कैसी थी, अल्टीमेट गोल क्या है, पाथ ऑफ लिबरेशन क्या है, रिचुअल्स की तरफ इनका रूट है। तो इसमें आपको एक क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। ये होने के बाद हमारे पास ये कुछ टेबल शेबल है, एक मिनट रोटेट कर दूं मैं इसको। तो पहला टेबल है हमारे पास, जो है कंपैरेटिव टेबल ऑफ मेजर बुद्धिस्ट सेक्ट्स, जो हमने सेक्ट्स डिस्कस करे थे, जो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं हमारे, उनके बारे में ये एक टेबल है। तो इसमें सब लिखा गया है, मीनिंग, पीरियड, ठीक है, बुद्धा क्या व्यू क्या है, आइडियल फिगर किस बारे में बात हुई, अरहत होता है या बोधिसत्व होता है ये लिखा है, गोल क्या है, सेल्वेशन का मेथड क्या है, आइडल वर्शिप के बारे में क्या कहना है, लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, स्पेशल डॉक्ट्रिन क्या है आपकी, जोग्राफिकल स्प्रेड कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट कौन कौन थी, नेचर कैसा था, ठीक है। और किस किस के बारे में बात करी हमने, थेरावाद, श्रावस्तीवादीन, फिर महासंगिका, हिनायन, महायन, वज्रायन, हमने इन सब की बात करी है। तो ये 6 सेक्ट्स है, उनके पूरा डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ऑलराइट। फिर हमने जो है, जो बुक्स है आपकी, जो लिटरेचर है, उसका एक टेबल है ये वाला मेरा, ठीक है। त्रिपिटका जो है, उसका डिफरेंस कैसा है, उनके भी क्या है एक्चुअली पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करती डेप्थ में, लेकिन मैं चाहता था कि आपको मालूम पड़ जाए कि क्या है वो, मैंने इसलिए ये पार्ट्स वगैरह वाला टेबल भी आपको दे दिया है। तो सुत्त पिताका के अंदर जैसे निकाय आते हैं, दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में आ चुके हैं सारे, ठीक है। फिर खुद्दक निकाय के हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, खुद्दक निकाय में कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है, मिसलेनियस कलेक्शन में, तो इसमें ये पार्ट्स हैं, ठीक है। खुद्दक पथ, धम्मपद, उदाना, ठीक है, फिर सुत्त निपाता, विमानवत्तु,
ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। थेरी गाथा, जातक, आपादान, ओके। तो ये सब आप इसमें से देखना सारे। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ये आपके, ठीक है, जातक वगैरह हो गया। फिर विनय पिताका, इसके 5 डिवीजन है। काजिकापाली, पचित्यापाली, महावग्गा, कुलवग्गा, परिवारा, ओके। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर अभिधम्म पिताका, बास्केट ऑफ एनालिसिस, इसकी 7 किताबें हैं, ठीक है। धम्मसंगनी, विभंगा, धातु कथा, पुगलापंती, कथावत्थु, यामका, पथाना, ये सब पढ़ लीजिएगा। यानी ये सब एक तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मैंने सोचा कि ये बहुत सही रहेगा। कहाँ आप इधर-उधर जाएँगे, भटकेंगे और ये सब चीज़ें ढूँढेंगे, उससे अच्छा मैं ही आपको एक पॉइंट का टेबल दे देता हूँ। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये बहुत ही डेप्थ में है ये टेबल, लेकिन देना ज़रूरी था इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, अभी ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म की जो डॉक्ट्रिन्स है सारी डॉक्ट्रिन्स वो है यहाँ पे मेंशन, ओके। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो टर्म्स, बेसिकली जो टर्म्स यूपीएससी जिस तरीके से पूछता है कि अनिका का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इम्परमानेंस होता है इसका मतलब, ठीक है। पुनर्भाव, री एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर लाइफ, तो ये आपको ये सब मिल जाएगा। की पॉइंट्स क्या है इनके मिल जाएंगे, और क्या उनका मतलब होता है, बेसिकली मीनिंग और एक्सप्लेनेशन ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये कर लीजिएगा। और एक ये है, ये आजकल आने लगा है, पहले नहीं आता था ये, लेकिन आजकल थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है इसका, कि मेजर बुद्धिस्ट सिंबल्स क्या क्या है भाई, और उनके मतलब क्या होते हैं। सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक लोटस है, वो क्या सिग्निफाई करता है, तो प्यूरिटी और इनलाइटनमेंट सिग्निफाई करता है, ऐसा क्वेश्चन आने लगा है अब। तो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, तो 3 साल में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, कि इसका मतलब क्या होता है, ये बताओ, घोड़े का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे है, देखिए, राइडरलेस घोड़ा, कंथक जो उनका घोड़ा था, उसका मतलब होता है ग्रेट रिनाउंसिएशन, यानी घर छोड़ के जब जाते हैं बुद्ध, ये सिंबलाइज करता है घोड़ा, ठीक है। फिर अष्टमंगल एक टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, 8 एस्पीशियस सिंबल, तो ये 8 एस्पीशियस सिंबल है आपके, ये भी इसमें लिखे हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करी है, मैं सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ नहीं घुसा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता और आप भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट डायरेक्शन चली जाएगी। वो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप उस चीज़ को आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ा जाए, या यानी आर्ट एंड आपके इसमें पढ़ा जाए, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। आर्ट एंड क्राफ्ट में पढ़ाना ज़्यादा सही है। तो हिस्ट्री के हिसाब से जो पढ़ा सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसी के साथ आपका बुद्धिज्म भी पार्ट खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली वो छोटे जो अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, जैसे आपका आजीविकास हो गया और उच्छेदावाद हो गया, ये भगवतीज्म हो गया। भगवतीज्म थोड़ा हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि वैष्णव ट्रेडिशन बहुत जल्दी ग्रो किया था 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी और 9th से 12th सेंचुरी के बीच में, बहुत तेजी से 400 साल में बहुत तेजी से भगवतिज्म ग्रो किया। तो इसलिए हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा एक चीज़, क्योंकि हम इसके आगे डिस्कस नहीं करेंगे, इसके आगे हम सब जो आगे आने वाली डायनेस्टीज है वो ही सब डिस्कस करेंगे। तो उसको हम अभी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, और हम इस्लाम भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 7th सेंचुरी एडी में, आज से करीब 6th सेंचुरी एडी में इस्लाम बन के रेडी हुआ, तैयार हुआ वहाँ पे, आपके मक्का में, सऊदी अरेबिया में, और तुरंत प्रोपोगेशन तुरंत शुरू हो गया था उसका। और 732 एडी में वो एट द डोर स्टेप्स ऑफ इंडिया था, सिंध पे कॉन्क्वेस्ट हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम का, इसलिए हमको वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वो बाद में कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो सीधे कंटिन्यू होगा इस्लाम उसके बाद मेडिवल इंडिया में, यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसलिए मैं उसका भी एक छोटा मोटा आइडिया दे दूंगा आपको। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम खत्म होता है, ठीक है। ओके गाइस, तब तक मस्त रहो, पी के पढ़ो, खुश रहो, और टेंशन मत लो कोई भी। एंड प्लीज डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, एज वेल एज प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। आप खुद देख रहे हैं, मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखें तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे लाइक, एटलीस्ट लाइक तो करें। पढ़ाई आप यहाँ से अगर करेंगे
मैं आपको अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, ऑन द सेम कंडीशन कि आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं और आप वेट नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू वीडियोस आ रहे हैं और वीडियोस आते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियोस मैं ऑन टाइम आपको डिलीवर कर सकूँ। ऑलराइट, ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।